everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Here we are with worksheet 83, class 9, subject science. Again, this is the revision of atom and molecule chapter. So here आज हम पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, law of conversion of mass, law of constant proportion. So let us start with law of chemical combination. After so many experiments to know about the structure and the nature of matter, दो scientists है एंटोनी एल लोवसिन और जोसेफ एल प्रोट गिव टू इम्पॉर्टेंट लॉ. उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब दो केमिकल आपस में मिलकर जो कंबाइन करते हैं उससे रिलेटेड. वो दो इम्पॉर्टेंट ये दो लॉज थे. पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. तो हम बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने पहले पढ़ा भी है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो मास जो होता है वो क्रिएट होता है, बनता है, न ही वो नष्ट होता है या डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि इन अदर वर्ड यू कैन से द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट. जो रिएक्टेंट जो दो अलग अलग मासेस के रिएक्शन से बनते हैं इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट. वो जिन दो प्रोडक्ट के मास से मिलके बने उनसे हमेशा इक्वल होते हैं. मासेस मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपके जो रिएक्टेंट होते हैं, सपोज ए और बी आपके दो रिएक्टेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट करके सपोज एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी. तो इसका और इसके मास का कॉम्बिनेशन जो अगर हम वो इसके मास के इक्वल होता है. जो इसका मास होगा इसका मास होगा ये प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. फाइन, m1 और m2 सपोज इसका मास है. तो इसमें ना तो आपका मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना तो नया कुछ एड ऑन हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है द सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड. जैसे कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट अगर रिएक्ट करते हैं तो आफ्टर दिस रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ जो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड वो ऑलवेज इनके मासेस इनके इक्वल होता है. सो ये आप क्लियर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ विल गो टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन इन द केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट proportion by mass. प्रोपोर्शन रेशियो जो होता है दो अलग अलग प्रोपोर्शंस में जो मासेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस. इन द अदर वर्ड द रेशियो ऑफ द मासेस टू द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एटम इन द मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशियो होता है मासेस का ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम. वो हमेशा सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया है कि अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, हमने अगर 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज किया तो इट इज़ ऑलवेज लिबरेट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो मान लो आप 8 H2O जो है ब्रेक होता है H2+O. फाइन. तो अगर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि 9 ग्राम अगर वाटर है, वाटर पूरा 9 ग्राम, तो वो जब डिस्कम्पोज होगा तो इनके मासेस में क्या रेशियो आता है. इनके मासेस में रेशियो आता है जो आपका लिबरेट ऑक्सीजन गैस एंड 1 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ये रेशियो में होता है, ये प्रोपोर्शन में होता है. तो 9 ग्राम की जगह अगर आप इसको मान लीजिए इसको आप डबल कर देते हो, 9 ग्राम की जगह आप लेते हो 18 ग्राम, तो इनका रेशियो भी डबल हो जाएगा. हाइड्रोजन कितना डिकम्पोज की बात हो जाएगा 2 और 8 2 16. इस रेशियो में ये डिकम्पोज होगा. आर यू गेटिंग मी? क्लियर हुआ कि प्रपोर्शन में ये डिकम्पोज होता है. ठीक है. तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है. नाउ लेट अस कम टू दैट दिस वन कि जॉन डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे हु प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ अबव लॉ, जिन्होंने उन दो लॉ का एक्सप्लेनेशन दिया था इन 1808 में. ही पोस्टुलेट हिज थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर अप टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम. ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं उसकी डिविजिबिलिटी उन्होंने पोस्टुलेट अपनी थ्योरी निकाली थी. द बेसिक पोस्टुलेट थ्योरी ऑफ एटम जो है वो इस तरह थे.
तो क्या थे वो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? इट वाज, अगर आप देखें तो फर्स्ट इट इज़ एक्सप्लेन बाय एवरी मैटर, जितनी दुनिया में जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट हुआ, कंपाउंड या मिक्सचर, इट इज़ मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल एटम। वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। उनका सबसे यूनिट पार्टिकल जिसको हम कहते हैं वो इज नो दैट इज नोन एज अ एटम। ठीक है, दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं। सेकेंड वन इज दैट atoms are invisible particles which can neither be created nor destroy in chemical reaction. एटम एक ऐसा इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, डिविजिबल, जिसको हम डिवाइज नहीं कर सकते, और तोड़ नहीं सकते, और ना इनको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। थर्ड, atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties. और जो elements, जो atoms होते हैं इन given elements पे, वो identical in mass और chemical property दोनों में identical होते हैं, एक जैसे होते हैं। Fine. If you look at to the this one, atom combines in a ratio of a small whole number to form a compounds. एक compounds बनाने के लिए जो atoms होते हैं वो particular किसी रेशियो में जो है स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में, रेशियो में फॉर्म होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म अबाउट कंपाउंड्स, तो कंबाइन होते हैं रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द रिलेटिव नंबर्स एंड द टाइप ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? डॉल्टन की एक थ्योरी में नेक्स्ट है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हिडन इन द सेकंड पोस्टुलेट। और जो अभी आपने ऊपर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास पढ़ा था, वो डॉल्टन के सेकंड पोस्टुलेट में है, हिडन है ऑफ द डॉल्टन थ्योरी, जो उनका थ्योरी था। सिमिलरली तो लास्ट पोस्टुलेट था डॉल्टन थ्योरी में, वो हिंट देता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो बहुत पहले ही डॉल्टन ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉल्टन्स के थ्योरीज से है, जिसके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लुक एट टू द क्वेश्चन नंबर 1. What do you understand by the law of conservation of mass? Given example. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फ्रॉम हियर वी विल गेट द आंसर. Define that law of conservation. It is neither created nor destroyed, fine, in any chemical reaction. And here is the example for the same. Fine, we'll get the example from here. And now let's see the question number 2. Question number 2 is here only, that what do you understand by the law of constant proportion? Given example. So law of constant proportion is, you can get the answer here. Law of constant proportion, according to the law of constant proportion, in a chemical substance and elements are always present in definite proportion by the mass. Fine. Or here is the example. Fine. So you will get the answer of question number 2 from here. And look at the question number 3. How does Dalton atomic theory help us understand both law of chemical combination? तो डॉल्टन ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी और उनके थ्रू पर हम हेल्प करता है. लेट अस डिस्कस. ये आपके आंसर हैं इनके थ्योरीज के बेस पे कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हिडन इन द सेकंड पोस्टुलेट. ये दोनों जो है, एक तो इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में उनका इंटरप्रिटेशन था कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड उनके लास्ट वाले में भी हिंट था प्रोपोर्शन, जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं. एटम्स आर, उन्होंने क्या दो चीज़ें और हमें डॉल्टन थ्योरी में पता चला कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन बी नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल. द रिलेटिव नंबर्स एंड द टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट in the given compounds. Okay, so this is the answer of your question number 3. Now let's move to the question number 4.
if you look at the question number 4, it is mentioned that in a 7 gram of nitrogen, ये constant proportion से एग्जाम्पल पे बेस्ड है. इफ अ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन को लिया गया, इस कंबाइन वाले 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो 10 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाता है. तो ये अगर आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें 7 रेशियो क्या है, नाइट्रोजन और 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, और ये बना रहा है 10 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ प्रोडक्ट अगर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को हम 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा. अगर हम 7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 10 ग्राम ऑफ के कंबाइन करें 10 ग्राम, तो क्या होगा कि अगेन 10 ग्राम ऑफ अमोनिया ही बनेगा, जिसमें से इस 10 ग्राम का सिर्फ 3 ग्राम जो है इंक्लूड होगा, क्योंकि 10 में से 10 ग्राम हाइड्रोजन में से 3 ग्राम कंबाइंड हो जाएगा 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ और 10 ग्राम ऑफ अमोनिया ही बनाएगा. और बाकी जो 7 ग्राम आपका बच गया, 10 में से 3 तो यूज़ हो गया, बाकी जो आपका 7 ग्राम बच गया वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. आर यू गेटिंग. तो रेशियो प्रोपोर्शन सेम होता है, इसलिए इसमें जो है आपका प्रोपोर्शंस के साथ सेम ही होगा. सो नाउ I have discussed here also the same कि when 7 gram of nitrogen is combined with the 10 gram of hydrogen or to form a 10 gram of ammonia, 7 gram of ammonia unused होगा. इसमें भी 7 और 3 का रेशियो होगा, जिसमें और 10 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाएगा, जिसमें से 7 ग्राम जो बच गया अनयूज्ड वो हाइड्रोजन ही फॉर्म करेगा. क्लियर. सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. You can see that question number 5, it is mentioned that if 3 gram of carbon burns in 8 gram to produce 11 gram of carbon dioxide, then how much carbon dioxide will be produced in 12 gram of carbon if burned in 32 gram of oxygen. Which law of chemical combination will be govern your answer. Definitely ये आपका कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी करा है, केमिकल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. ये लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का प्रॉपर्टी आपका होगा. इसमें बोला गया है कि अगर आपका 3 ग्राम ऑफ रेशियो ऑफ 3:2 टू फॉलो द कलेक्शन. कार्बन है, कार्बन आपका जो है दैट इज़ ऑफ 3 ग्राम, ठीक है. एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 8 के रेशियो में. 3 कार्बन और 8 के रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, ये हो गया अपना कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये है, तब 11 ग्राम ऑफ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब पूछ रहा है कि अगर कार्बन 12 हो जाए और ऑक्सीजन का मास अगर हम 32 लेते हैं तो कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो आप इनका रेशियो देखो कि अगर आप देखो तो इसका 4 टाइम्स 12 है. 3 4 12 होता है, तो ये इसका 4 टाइम्स है और 8 4 32 होता है. तो ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है, तो डेफिनेटली इनका ये भी मास भी 4 टाइम्स, मतलब 11 4 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन से, कांस्टेंट प्रपोर्शन के कारण है. ठीक है, तो हमने क्या किया, इनके जो है इनके प्रपोर्शन में 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसमें भी 4 टाइम्स मास का इंक्रीमेंट हो गया. एंड देन दिस इज वाई हाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कैसे गवर्न होता है. तो दिस इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन. कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन 3:8, so 11 of the carbon dioxide is formed. Clear? So this was all about today's worksheet. Hope you have understood.